Hello dear students, welcome to the YouTube channel Physics Gyan, smarter way to learn the physics. Now we are going to start a new chapter, the name of which is ray optics. It has a very much importance in board examination as well as in NEET and JEE too. Okay? तो अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक इसका कब्ज़ा है 5 मार्क्स के आसपास के वेटेज में, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डेरिवेशन हर 2 साल में रिपीट ज़रूर होता है, चाहे वो टेलीस्कोप हो, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो लेंस मेकर फार्मूला हो या स्पेरिकल और कर्व सरफेस पर बेस्ड क्वेश्चंस या डेरिवेशन हो। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज बेसिकली द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, प्रोपागेशन ऑफ लाइट एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो है उसका नेचर क्या है, इसकी हम स्टडी की बात करें, और वो किसी मीडियम में कैसे प्रोपागेट होती है, लाइट बनती कैसी है, इन सब की जो बेसिक स्टडी है हम इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ कंप्लीट स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइट, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो वी कैन राइट दैट it is the science which deals with the study of nature of light, production of light and प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मीन्स लाइट का किसी मीडियम में आगे बढ़ना, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो इस स्टडी को बेसिकली हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसका होता है रे ऑप्टिक्स एंड अदर क्लासिफिकेशन होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम इसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स जो कि हमारा ये चैप्टर है, और वेव ऑप्टिक्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो वेव ऑप्टिक है। ओके, तो हमारा अभी जो फोकस रहेगा वो रे ऑप्टिक्स पर रहेगा, ठीक है। तो हम अब आते हैं रे ऑप्टिक्स पर। तो आप देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। रे ऑप्टिक्स बेसिकली रे ऑप्टिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि लाइट जो होती है उसका किसी मीडियम में जब प्रोपागेशन होता है वो रेक्टिलिनियर होता है। इट मीन्स रे ऑप्टिक्स डील्स विद द रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द लाइट। लाइट का जो किसी भी मीडियम में मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली रे ऑप्टिक्स से ही स्टार्ट हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ rectilinear or linear propagation of light, and it explain the various laws of light. It means the reflection law, refraction law हम आगे पढ़ेंगे, what is the law of reflection, what is the law of refraction, and also it form the basis for the formation of mirror, lens and prism। कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है लेंस से, मिरर से या फिर प्रिज्म से, उसका जो बेसिक है वो रे ऑप्टिक्स ने ही तैयार किया है। ओके, तो अगर हम रे ऑप्टिक्स को बेसिकली डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं? इट डील्स विद द रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन motion of light in a given medium, ठीक है। इट आल्सो एक्सप्लेन, ये और क्या एक्सप्लेन करता है भाई?
ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स में, कमिंग इसके जो चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं उसमें कि क्या होता है ये। तो इट आल्सो एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड refraction of light, ठीक है। it also form the basis of image formation। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें लेंसेज मिरर्स यूज होता है, तो उसमें जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, तो उसका जो बेसिक है वो रे ऑप्टिक्स से ही हमें मिलता है। तो इट आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। ओके, तो ये बेसिकली ब्रॉडली रे ऑप्टिक्स होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइट का भी ले लेते हैं, इसके बाद में फिर हम आगे के टॉपिक्स पे आएंगे कि लाइट क्या होती है। व्हाट इज लाइट? लाइट एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जब आप चैप्टर 8 इसका डिस्कस करेंगे, उसको आप देखेंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि द नेचर ऑफ लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, दोनों जो है वो सिनुसाइडल फॉर्म में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस डेप्थ में नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ब्रॉडली इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि लाइट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसकी वैल्यू होती है 4000 से 7500 या 7000, कुछ बुक में आपको 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी मिलेगा। तो ब्रॉडली इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से लेकर 7000 या 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, जो कि विजिबल रीजन में आती है। इसी वजह से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, इसीलिए लाइट हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को देखने में, बिकॉज ये विजिबल रीजन में आ रही है। ओके, तो ये इसकी बहुत बड़ी जो है हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंस है, और इसी के हेल्प से ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं इन रूम्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को देख पा रहा हूँ। हम हमारे आसपास के इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट को देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लाइट लाइज इन द विजिबल रीजन। तो अगर हम लाइट को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, it is an electromagnetic wave whose wavelength lies in a range from 4000 angstrom to 7500 या 7600 या हम इसको 8000 तक भी बोल सकते हैं। ये इसकी नॉर्मल रेंज है, कहीं बुक में आपको 7000 तक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइट है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज रे ऑफ लाइट। व्हाट इज रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट, तो लाइट जब किसी भी मीडियम में आगे चलती है, बढ़ती है, तो जिस पाथ पर वो आगे चलती हुई बढ़ती है, डेट इज नोन एज रे ऑफ लाइट, ठीक है। It means the path along which the light propagate in a given medium, then this path is known as ray of light. So we can define the path along which a light propagate यानी आगे बढ़ती है in a medium
इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इसको हम एक एरो से शो करते हैं, इसका सिंबल नॉर्मली हम एरो से बताते हैं कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो इस एरो की डायरेक्शन में क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। ये तो हुआ रे ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम बहुत सारी लाइट की रेस को कपल कर दें, मिक्स कर दें, मिला दें, बंडल बना लें, तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे जो है वो एक लाइट, एक रे होगी, और बहुत सारी रेज को अगर हम मिक्स कर लेंगे, कपल कर लेंगे, तो वो बन जाएगी बीम ऑफ लाइट। तो इट मीन्स अ बंडल ऑफ रे ऑफ light is called beam of light। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख ली है जो रे ऑप्टिक्स से कंसर्न है, जो हमें रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक्स की ओर। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है इसका, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम करेंगे रिफ्रैक्शन, पर उसमें अभी टाइम है, उसमें लंबा सफ़र है अभी। उससे पहले हमें रिफ्लेक्शन से फिर प्लेन मिरर से फिर कर्व्ड मिरर से होते हुए फिर हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा रिफ्रैक्शन पे। तो फर्स्ट हम अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है, इंसिडेंट होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिरर। ठीक है, मिरर में जब कोई लाइट यानी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच light is turned back to its original medium, its initial medium, after interaction with the separating or reflecting surface, then this phenomena is known as reflection of light। इसको समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सपोज ये एक प्लेन मिरर है, मिरर को शो करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचकर, अगर प्लेन मिरर है तो ये हैचिंग्स कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग का मतलब है कि हमने इस साइड को क्या कर रखा है, सिल्वर्ड पॉलिश कर रखा है। तो जो साइड हम सिल्वर्ड पॉलिश करेंगे, ठीक है, इट इज़ सिल्वर्ड पॉलिश्ड। तो जो साइड हम सिल्वर्ड पॉलिश करेंगे उसके अपोजिट साइड, जो द अदर साइड होगी, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। यानी मिरर में जब हम देखते हैं तो हम जो देख रहे हैं वो जो सरफेस है वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो उसके लिए उसके पीछे वाली सरफेस को आपने देखा होगा कि उसको पॉलिश करते हैं, तो वो पॉलिश्ड सरफेस है। तो अगर आप इस सरफेस को पॉलिश करोगे तो हम यहाँ से इमेज देख पाएंगे, और इस सरफेस को पॉलिश करेंगे तो यहाँ से इमेज देख पाएंगे। ठीक है, तो जिस सरफेस को हमने पॉलिश करी है उसके अपोजिट सरफेस बन जाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर इस लीनियर पाथ पे चलती हुई इस पर इंसिडेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो गई, इस पॉइंट पे हुई, उसके बाद में ये इसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो ये है रिफ्लेक्शन। यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्न बैक द रे ऑफ लाइट टू इट्स ओरिजिनल मीडियम और टू इट्स इनिशियल मीडियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इन रेस को क्या बोलते हैं। तो ये रे जो इंसिडेंट्स हो रही है, जो आ रही है इस प्लेन मिरर पर, गिर रही है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये गिरती है, सपोज ये है A और इसको हम लिख देते हैं B, तो ये B पॉइंट पर इस प्लेन मिरर पर गिर रही है, टच कर रही है, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद में लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया है, रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या बन जाएगी,
रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे एन एन डैश। इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल लाइन है। तो यहाँ पर जो एन एन डैश है, इट इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट इज नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर बात आती है एंगल्स पर। तो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ये एंगल, ये क्या है, ये वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो आई हमने इसको लिखा है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई टकराने बी पॉइंट पर, जब इंसिडेंट हुई टकराने के बाद में वापस इसी मीडियम में ये बी सी पाथ के अराउंड चली गई, तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है, डेट इज आर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आर यू गेटिंग? इट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है भाई? चलिए फिर ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो ये तो हमने सारा ओवरव्यू देख लिया बेसिकली कि क्या एंगल्स होते हैं, क्या ये होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आता है लॉज। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, उसको हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? इसका मतलब जब किसी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है किसी लाइट का, तो वो किस रूल को फॉलो करता है, किस नियम को फॉलो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लॉ है वो ये है कि जब भी किसी लाइट का किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ कहेंगे फर्स्ट लॉ है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। सेकंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीनों ही रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी, इनके प्लेन्स अलग अलग नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको एक ही लाइन नज़र आएंगी, एक ही प्लेन नज़र आएगा, क्योंकि तीनों एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं कि ये इधर है, नॉर्मल इस प्लेन में है या फिर आपकी इंसिडेंट रे इसमें, तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ओके, तो सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे देन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कह सकते हैं, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सभी तरह की सरफेस के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि हमने तो यहाँ पे डायग्राम प्लेन सरफेस का बनाया है तो आप ही बोल दो भैया प्लेन सरफेस में ऐसा होता है। अगर कोई सरफेस कर्ड हो गई है, जैसे हम ग्लास का जो साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए, तो वो एक्चुअली बेसिकली उसका सरफेस कॉन्वेक्स होता है, कर्ड होता है, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होता है। चाहे स्कूटी का ले लीजिए, चाहे बाइक का ले लीजिए, कार का ले लीजिए, तो उनके जो सरफेस है वो हल्के से कर्व्ड होते हैं। तो सरफेस कर्व्ड भी होंगे तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व्ड सरफेस हो। इट मीन्स
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वैलिड for all type of surfaces, valid for all type of surfaces means प्लेन सरफेस हो या फिर कर्व्ड सरफेस हो, सभी के लिए वैलिड है। तो प्लेन सरफेस के लिए तो हमने डायग्राम बना लिया है। अब कर्व सरफेस का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कर्व सरफेस में कैसे होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ओके, और नहीं किया है तो इसको पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं। तो ये सपोज़ एक कर्व्ड सरफेस बन गया है। अब इसमें कर्व्ड सरफेस में डिपेंड करेगा कि आउटर साइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि इनर साइड वाला है। तो उसको हम स्पेरिकल मिरर में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। अगर हम अंदर वाले सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से होगा। तो ऐसे केस में सपोज़ यहाँ से कोई रे आती है, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल लाइन, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। कर्व्ड सरफेस है तब भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो ये तो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है। सपोज अब हम इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन का देख लेते हैं। तो ये सपोज अब हमने क्या किया है कि कर्व्ड सरफेस के आउटर पार्ट को क्या कर दिया है, सिल्वर पॉलिश कर दिया है। तो अंदर वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई है। तो ये अंदर वाला पार्ट हम कह सकते हैं मिरर बन गया है। तो आपने कई बार देखा होगा, कई बार हम मेले वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ग्लास का भी सेक्शन होता है, मिरर्स का सेक्शन होता है। कुछ मिरर्स में आप मोटे नज़र आते हैं, कुछ में पतले नज़र आते हैं, कुछ में छोटे नज़र आते हैं, कुछ में स्ट्रेच हो जाती है बॉडी हमारी। तो वो जो सब होता है, और जो अब एप्लीकेशंस भी बेसिकली आ गई है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली इसके कर्वेचर को ही चेंज करती है, इसीलिए हमें अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो ये इस कर्व सरफेस की वजह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर अंदर वाली जो सरफेस है ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मान लो रे यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती हुई आई और यहाँ पर इंसिडेंस हुई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसके परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल किसके है, इस सरफेस के। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो किसी भी टाइप की कर्व्ड सरफेस हो और प्लेन सरफेस हो, जो हमने अभी पहले देखा है, ऑल सभी टाइप के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे टॉपिक्स पढ़ने से पहले, जो कि प्लेन मिरर है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है वो। तो लेट अस सी क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपका एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इसकी लोअर सरफेस को हमने क्या कर दिया है, इसकी लोअर सरफेस को हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया है, तो अपर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। अब यहाँ से एक रे आती है और यहाँ पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये हो गई हमारी नॉर्मल, एन डैश नॉर्मल टू द सरफेस। ये एंगल जो है इट इज़ 30 डिग्री और ये एंगल फिर बन जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये तो इंसिडेंट रे है और ये हो गई है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये ठीक से बना देते हैं, रुको, तो ये है 30 डिग्री। तो क्योंकि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, ये आई है और ये आर है, तो आई इक्वल टू आर होता है, दोनों सेम होंगी। तो ये तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए मिरर है आपका ए बी और ये है
पी क्यू आर, पी क्यू तो इंसिडेंट रे है और क्यू आर रिफ्लेक्टेड रे है। अब हम इस मिरर को धीरे धीरे टिल्ट कर रहे हैं, रे की पोजीशन को चेंज नहीं करा है हमने, केवल मिरर को अपनी पोजीशन से हॉरिजॉन्टल से ऐसे टिल्ट किया है। तो आपको ये पूछा है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिरर को कितने एंगल पे टिल्ट करें अपनी पोजीशन से, सो डैट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो वर्टिकली हो जाए। समझ गए? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी ये है, तो किस मिरर के एंगल पर रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो वर्टिकली ऊपर चली जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है थ्रू what angle a plane mirror AB must be tilted so that reflected ray becomes वर्टिकल। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्टिकल हो रही है। हमने वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल किसको कर रहे हैं? प्लेन को, प्लेन की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या होता है। सपोज ये तो प्लेन की इनिशियल पोजीशन थी ए बी, अब हमने प्लेन को थोड़ा चेंज कर दिया है, उसको ए बी डैश, ए बी से ए बी डैश पोजीशन पे टिल्ट कर दिया। तो ये एंगल थीटा है जिसकी वैल्यू निकालनी है कि कितने एंगल से टिल्ट किया है। हमने थीटा एंगल से टिल्ट किया है, तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो भाई, इंसिडेंस रे है तो वो पी क्यू है तो वो पी क्यू रहेगी, हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं। इंसिडेंस रे चेंज नहीं हो रही है तो ये पी क्यू हो गई। लेकिन इस एंगल मिरर को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ गया है? मिरर को चेंज करने से इन्होंने ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल हो गई। तो अब जो आर है वो आर डैश बन गई और ये आपका पॉइंट आ गया है क्यू डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? इट इज़ अ क्वेश्चन। चलिए, तो उसके लिए क्या करें भाई? हम पहले ज्योमेट्री, क्योंकि सारा खेल इसमें ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री अगर हमने ठीक से समझ ली तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखते हैं, यहाँ से जो क्यू डैश पॉइंट है यहाँ से हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। अभी आप इस इधर ध्यान दो, इंसिडेंट रे वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? 30। ये इंसिडेंट रे है तो ये तो हमने चेंज नहीं करी है, सेम है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल हो गई है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हुई तो वर्टिकल है। तो इंसिडेंट रे और वर्टिकल के बीच का एंगल 30 है, तो यहाँ पर भी इंसिडेंट और वर्टिकल के बीच का एंगल 30 होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे को हमने चेंज नहीं करा है, वर्टिकल तो वर्टिकल रहेगी। वो अलग बात है कि अब वर्टिकल डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे आ गई है, दैट इज़ सेपरेट मैटर, बट है तो वर्टिकल। तो इंसिडेंट रे और वर्टिकल के बीच का एंगल 30 है, जो ये था वो ये आ गया। और ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो ये है हमारा, अब इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों सेम होता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। धरती चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये रूल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये रूल तो वही रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, इसका मतलब जो टोटल एंगल 30 है तो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हो गया, तो ये 15 डिग्री हो गया है। अब ये लाइन वर्टिकल है, हम एक काम और करें, हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है भाई। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? इंटीरियर, और क्या होगा? अल्टरनेट एंगल है थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये थीटा है, और एक चीज़ और देखो भाई, ये इंसिडेंट रे है, ये हॉरिजॉन्टल है। इंसिडेंट वर्टिकल से 30 बना रही है तो यहाँ भी वर्टिकल से 30 बनाएगी, और हॉरिजॉन्टल से यहाँ 60 बना रही है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि इसको तो अपन ने चेंज ही नहीं करा है, ये थोड़ी चेंज हो रही है। तो ये अभी हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी? ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल ही बनाएगी, तो ये 60 डिग्री ही बन रही है। अब आप एक चीज़ और देखें, अब यहाँ पर सारी कहानी ख़त्म हो रही है। ये देखो नॉर्मल लाइन है,
किसके नॉर्मल है? इस ए बी डैश के, ये इंक्लाइन लाइन है और ये इसके नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल कितना है? ये 90 डिग्री। अब ये अगर यहाँ से देखो ज्योमेट्री से तो 15, 60 और थीटा, तो इन तीनों का सम, यानी ये जो एंगल होगा डेट इज़, कहाँ गया भाई, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये रहा, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमारे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 90 इज इक्वल टू 60 प्लस 15, 15 प्लस 60 प्लस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 75, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर? तो हमें, अगर हम ये चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकली हो जाए, तो हमें इस प्लेन मिरर को अपनी पोजीशन से 15 डिग्री से टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्योमेट्री से। अब इसकी ट्रिक ध्यान रखिए, ट्रिक क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, पर ये केवल तभी इम्प्लीमेंटेड होगी जब हम रे को वर्टिकल करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल होगी, ये उसी केस में वैलिड है, ध्यान रखना भाई। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप इसको देखो, सिंपल सी बात है, ऐसा याद कर सकते हो। देखो अभी ये जो इंसिडेंट रे है वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? 30, तो कितना चेंज करना पड़ा? 15। क्या रिलेशन है? हाफ, बस। यानी इंसिडेंट रे वर्टिकल से जो एंगल बनाएगी उसको हाफ कर दो, उतने एंगल से आपको प्लेन को टिल्ट करना पड़ेगा। अगर ये 40 डिग्री बना रही है तो 20 डिग्री पे टिल्ट करना पड़ेगा, 60 डिग्री बना रही है वर्टिकल से तो 30 डिग्री पे करना पड़ेगा, सो डैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। ये केवल इसी केस के लिए वैलिड है कि रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। तो ट्रिक क्या है कि हम ये कह सकते हैं, एंगल ऑफ टिल्ट इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, और वर्टिकल कह देंगे बेटर रहेगा, विद वर्टिकल। इंसिडेंट रे वर्टिकल से जो एंगल बना रही है उसका हाफ कर दो, उतने एंगल से प्लेन मिरर को टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने क्वेश्चन किया विच इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। चलिए तो इसको अब हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरी कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। ओके, चलिए इसका सिंपल सा लॉ है, प्लेन मिरर जब भी आता है हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी ही डिस्टेंस पे बैक पीछे की ओर उसकी इमेज बनती है। पहली चीज़ ये, जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट है उतना ही बैक में क्या बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, पहली चीज़ ये। दूसरा ये, अगर मिरर प्लेन है तो जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वही इमेज की साइज़ होगी। साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज़ ऑफ इमेज। साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा, जितनी डिस्टेंस पे सामने है उतनी डिस्टेंस पे बैक में बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे तो इसके कुछ केसेस हैं। फर्स्ट, सपोज ये है प्लेन मिरर, तो हमने इसके राइट साइड को क्या कर दिया, सिल्वर पॉलिश कर दिया है, तो लेफ़्ट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा है, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस x है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सिंपल सा सबसे पहले तो फंडा बता देता हूँ कि बनेगी क्या है, कहाँ बनेगी, फिर बताते हैं बनेगी कैसे, रे डायग्राम इसका कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर इसे ड्रॉ करो, यानी इस मिरर के परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये डिस्टेंस आपने मेज़र कर ली। फिर इसी लाइन को अपोजिट साइड में उतना ही बढ़ा दिया, जैसे ये इतना है तो यहाँ करीब करीब उतना ही बढ़ा दिया, ये पॉइंट मार्क कर लो, तो ये पॉइंट इसकी इमेज होगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बन जाएगी।
अभी बनेगी कैसे ये देखते हैं। देखो ये एक पॉइंट है, पॉइंट की इमेज भी पॉइंट होती है और हमें पता है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन यानी किसी भी पॉइंट की लोकेशन अगर चाहिए तो हमें दो लाइन ही बहुत है सफिशिएंट, क्योंकि दो लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है। तो हम कैसे भी दो रेज निकाल लें तो दो रेज जहाँ कट करेंगी वहाँ पर वो इमेज बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट का इमेज पॉइंट होगा और एक पॉइंट के लिए, पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोई भी दो लाइन हमें चाहिए जो वहाँ से क्रॉस होके जा रही हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम क्या करें, सपोज़ जहाँ रे डायग्राम बनाने की बारी आ रही है तो कैसे बनाएं। हमने सपोज़ एक यहाँ से रे निकाली, इधर से यहाँ गई और अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये आगे तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से बैक चली जाएगी। अब बैक कैसे जाएगी, उसके लिए क्या करो, जो इमेज की पोजीशन तो आपको पता चल चुकी है, इसको आप आगे की इस इमेज को इस पॉइंट से मिलाओ और आगे बढ़ा दो तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आपने कोई भी अपने हिसाब से अपने मन से कैसी भी लाइन कहीं से भी निकाल सकते हैं रे, चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी रे हमने यहाँ से निकाली, अब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, तो जहाँ भी जाएगी उसको एक्सटेंड जब करोगे तो वो इस पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तभी तो उसका एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। सिंगल पॉइंट का पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज सिंगल पॉइंट पे आएगा। तो ये इसको आगे बढ़ा दो डॉटेड लाइन को, तो यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक्चुअल में किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने पर ये ऐसा लगता हुआ फील हो रहा है कि इस पॉइंट से निकल रही है। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो इट सीम्स टू एक्सपेंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई, यहाँ से निकलती हुई फील होती है। डैट इज़ वाई हमेशा मिरर जो इमेज बनाता है वो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये जो इमेज है वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब है कि हम उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अगर भाई सपोज़ हमने ये मिरर सामने रख दिया, ये रहा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे अपनी इमेज नज़र आएगी, तो वो मेरे हिसाब से पीछे है, इतनी डिस्टेंस में सपोज़ यहाँ मेरी इमेज बन रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रीन रख देता हूँ तो उस स्क्रीन में ये इमेज नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये वर्चुअल है। अगर रियल होती तो रियल में उस स्क्रीन पे हमें मिल जाती इमेज, हमें नज़र आती है हमारी इमेज, बट यहाँ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आप। ओके। तो ये जो इमेज बनेगी इसका नेचर क्या होगा, ये वर्चुअल होगी। क्लियर। ये तो हुआ दो रे से, हम कितनी भी रे निकाल सकते हैं, सारी की सारी रेज उसी पॉइंट से पास होंगी। सपोज थर्ड रे हम बात करते हैं, ये नॉर्मल। ठीक है। अब हम अगर नॉर्मल की बात करें तो मिरर से अगर नॉर्मल रे इंसिडेंट होती है तो जब रे नॉर्मली गिर रही है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 0। तो इस केस में I = 0 होगा, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब I 0 है तो R भी 0 होगा। तो इसका मतलब वो इसी पाथ को फॉलो करके वापस लौट जाएगी, जिस पाथ से आई उसी पाथ से गई। ठीक है। तो सिमिलरली ये रे यहाँ से जब निकली, यहाँ से यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके वापस लौट गई इसी मीडियम में, तो ये तो वापस लौट गई। लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो भी अब इसी पॉइंट से पास होगी। सिमिलरली ये तो हमने 3 रे बनाई है, सपोज़ हम और रे बनाना चाहें कि नहीं भैया चौथी रे क्या पता कहीं और से पास होगी, तो सपोज़ हमने एक रे यहाँ से निकाली, यहाँ से निकालोगे तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये सपोज़ हो रहा है, तो भी वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और उसको आगे ले जाने पर यानी पीछे प्रोड्यूस करने पर वो भी पॉइंट आई से पास होगी। ठीक है ना। सिमिलरली हमने एक रे यहाँ से और निकाली तो ये रे से मिलेगी और फिर आप इसको आगे बढ़ा दो। तो बहुत सारी कितनी भी रेज ऐसे निकाल सकते हो, सारी की सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्ज होंगी, यानी यहाँ तो नहीं मिलेंगी बट उनको एक्सटेंड करने पर वो इसी पॉइंट से निकलती हुई पास होगी। तो सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी सिंगल होती है। ठीक है। तो ये तो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि कितनी भी नंबर ऑफ रेज आप पास कर दो, वो जब प्लेन्स मिरर से टकराएंगी फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो वो रिफ्लेक्शन होकर उसका डाइवर्जेंस हो जाएगा, लेकिन एक्सटेंड करने पर वो उसी पॉइंट से पास होके जाएंगी, यानी सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए
2 रेज सफिशिएंट है, मैक्सिमम 3 रे ले लो, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। 2 रेज का इंटरसेक्शन करवा लो, ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, बस बात खत्म। अब ये हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये सपोज x है, तो ये इमेज डिस्टेंस भी प्लेन मिरर में x होती है। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? तो हम उसको भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिक से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो प्रूव करते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, अभी देख लेते हैं भाई। सपोज ये प्लेन मिरर है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक रे तो यहाँ निकाली, इसको आगे बढ़ाया, और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर हमने ये मार्क कर दिया। तो अभी तो हम कह रहे हैं कि ये इसकी इमेज है। अब है कि नहीं है वो देख लेंगे कि यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, उसी डिस्टेंस पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक रे मान लो हमने यहाँ से निकाली, इसका रिफ्लेक्शन होकर तो उधर जाएगा, लेकिन जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो रे यहाँ मिलेगी। ठीक है भाई, अब आप इसको आगे बढ़ा दो, तो ये तो हो गई है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी, अगर रे यहाँ से नॉर्मली गिर रही है तो नॉर्मली वापस लौट जाएगी, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दोनों रे यहाँ मिल रही है, एक तो ये रे और दूसरी ये इधर वाली और इधर वाली, दोनों रे इस पॉइंट आई पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये इसकी इमेज होगी। अभी हमने यहाँ देखा है। अब ये डिस्टेंस इसके बराबर है कि नहीं है, इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें। ये जो है ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना इसका, तो इस पर हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये सपोज मान लीजिए हम एंगल मानते हैं अल्फा, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा मान लो एक्सटेंड किया, ये और ये इसके बीच का ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना आएगा, अल्फा ही आएगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब हम इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएंगे भाई, ये अल्टरनेट एंगल, तो ये भी अल्फा है। अब हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ए बी और आई। तो ए ओ बी, ए बी आई, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल तो कॉमन है 90 डिग्री, ये अल्फा अल्फा कॉमन है, एक साइड कॉमन है, दो एंगल कॉमन हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही कॉमन हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा। तो तीनों एंगल कॉमन हो गए, तीनों एंगल सेम हो गए और एक साइड कॉमन हो गई, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में सिमिलर साइड्स सेम होती है क्योंकि दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो इसका मतलब इस साइड के इक्वलेंट सिमिलर लेंथ ये हो गई, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो ये लेंथ अगर x है तो ये लेंथ भी x होगी। तो इससे ये प्रूव हो गया है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होती है, इमेज होती है। समझ गए? वापस से ब्रीफ कर दूं शॉर्ट में। चलो देखिए, हमने क्या किया, रे डायग्राम बनाने के बाद में इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको लिखा हमने अल्फ़ा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फ़ा होगा। बात ही ख़त्म हो गई। अब ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, ओके। अब ये स्ट्रेट लाइन आगे जा रही है एन एन डैश, और एक ये स्ट्रेट लाइन सेम लाइन चल रही है, तो इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, सेम हो गए। ये कौन से एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हम इसकी बात करें तो ये दोनों क्या हो गए, ये इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा। अब फिर हम इन दो ट्राइंगल्स पे आए, इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन, दोनों 90 डिग्री, दोनों में एक एक एंगल अल्फ़ा अल्फ़ा। तो जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा। लेकिन साथ में एक साइड कॉमन है, यानी एक साइड की लेंथ दोनों में सेम है, तो बाकी बची हुई लेंथ भी अपने आप सेम हो जाएगी। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बन गए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ हो गई ये,
तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन गया। ठीक है, तो इट मीन्स ये प्रूफ हो गया है इस बात का कि हमेशा जो प्लेन मिरर है वो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है अपने पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा और सेम साइज़ की बनाएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये एक केस हो गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। चलिए अब एक केस और कर लेते हैं। तो ये तो वो है कि जब पॉइंट ऑब्जेक्ट जस्ट मिरर के सामने रखा है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर नीचे हो तो क्या होगा। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और मिरर तो यहीं तक ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी केस आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस केस में आप इस मिरर की प्लेन को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो, फिर यहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। तो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे इसके अपोजिट साइड में पॉइंट मार्क कर लो, ये बन गया ओ डैश। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, तो इसमें कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर वो मिरर के बाहर भी बन रहा है तो मिरर को थोड़ा सा डॉट से एक्सटेंड कर दो और जितनी डिस्टेंस पे फिर आप ऑब्जेक्ट से इस पे ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जितनी डिस्टेंस ये आ रही है उतनी डिस्टेंस पे सामने पॉइंट मार्क कर दो, तो ये ऑब्जेक्ट की बन गई इमेज। तो ये तो सबसे पहले हमने इमेज का काम ख़त्म कर दिया, लेकिन अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। रे डायग्राम के लिए देखो, इमेज जब फाइनल हो गई है तो रे डायग्राम बनाना इजी रहेगा। हमेशा पहले इमेज की पोजीशन बनाओ फिर आप रे डायग्राम बनाओ। और ध्यान रखना बोर्ड में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो किसी मिरर का हो या लेंस का हो, तो जब भी रे डायग्राम्स या डायग्राम्स की बारी आती है तो प्रॉपर पेंसिल से स्केल यूज़ करके बनाना, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा, उसका इंप्रेशन ही अलग होता है। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएं। सपोज़ हमने यहाँ से एक रे ये पास की, हमें पता है कि इमेज तो यहीं बननी है, तो अब क्या करो, इस डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को इससे मिला दो और इसको आगे बढ़ा दो। तो ये फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट रे कंप्लीट। अब ये तो एक ही रे है, क्योंकि ये पॉइंट को लोकेट करना है तो कम से कम 2 रे बनानी पड़ेगी। दूसरी रे कहाँ से लाएं। दूसरी लाने के लिए आप सपोज़ दूसरी रे हम यहाँ से ले लेते हैं, ये आ गई सेकंड रे। ठीक है, अभी भी इसका इमेज तो वहीं बनना है, तो आप क्या करो, इसको डॉटेड लाइन से इस फाइनल इमेज की पोजीशन से ज्वाइन कर दो, मिला लो, और फिर आप इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो दोनों जो रे है डाइवर्ज हो रही है और दोनों पीछे प्रोड्यूस करें, एक्सटेंड करें, तो इस पॉइंट ओ डैश पे मिल रही है। इसका मतलब ये क्या है, ओ डैश इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट ओ। समझ गए। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाले को कहाँ होना चाहिए कि वो इसको ठीक से देख पाए, यानी वो कहाँ से देखे कि उसको मिरर में से इमेज दिख जाए। ऑब्जेक्ट तो यहाँ है पर इसको ये देखना चाह रहा है मिरर के अंदर, तो कहाँ होना चाहिए। क्या यहाँ होने से दिख जाएगा, क्या यहाँ होने से दिख जाएगा, क्या यहाँ होने से दिख जाएगा, या फिर यहाँ होने से दिखेगा। बताओ भाई। मिरर देखिए यहाँ तक ही है, मिरर की साइज़ इतनी है, एक एंड से अपर एंड से हमने रे निकाली, यहाँ जा रही है, लोअर एंड से रे निकाली, यहाँ जा रही है, तो सारी की सारी रेज इसके अंदर आएंगी। अगर आप बीच में कोई और रे निकालोगे तो भी इसके अंदर आएगी, और रे निकालोगे तो भी इसके अंदर आएगी। इसके इस साइड में नहीं आएगी, इसके इस साइड में नहीं आएगी। यानी सारी रेज अगर यहाँ है तो ये हमारा रेंज ऑफ विज़न है। अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर देखने वाला इस रेंज में, इस बीच में कहीं पर भी होगा तो इसको ये ऑब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। यहाँ होगा तो नहीं आएगा, यहाँ पर उसको इमेज नहीं है, विजिबल नहीं है, यहाँ पे विजिबल है। तो ये इसकी रेंज ऑफ या रीजन ऑफ विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ये होगा इसका रीजन ऑफ विजिबिलिटी। यहाँ पर वो अगर होगा, इसके अंदर कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट को देख लेगा, यहाँ हो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो रेस क्योंकि ये एक्सट्रीम रेंज है, अपर पॉइंट की रे यहाँ आ रही है, लोअर पॉइंट की रे यहाँ आ रही है, तो इस बीच की सारी रे इसके अंदर ही आएगी। तो इसके अंदर कहीं पर भी हो तो देख सकेगा, अदरवाइज नहीं देख सकता। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट एक और केस में आते हैं।
तो ये तो हुआ हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का केस। अब हम चलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। थर्ड है हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी कोई साइज़ हो, हाइट हो, जैसे पेन, ये मार्कर है तो इसका कुछ साइज़ है, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट का कुछ मेज़रमेंट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ हाइट हो, तो उसका एक तो अपर पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, एक लोवेस्ट पॉइंट होगा। तो इसकी इमेज सबसे पहले सपोज स्ट्रेट ऐसे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सबसे एक दो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक तो ये किनारा, दूसरा ये किनारा, तो इस किनारे की इमेज बना लो। कैसे बनाओगे, इसको आपने यहाँ से बढ़ाया और उतना ही आगे बढ़ा दिया, जितनी डिस्टेंस ही उतनी डिस्टेंस ही है, तो ये तो पॉइंट बन गया ए का ए डैश, तो ए की इमेज बन गई ए डैश पे। सिमिलरली बी की इमेज बनानी है तो बी से आपने क्या किया, डॉटेड लाइन, ये ध्यान रखना सारी नॉर्मल ही होनी चाहिए, ये नॉर्मल ही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ किए, तो ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिए, फिर आप उसी डिस्टेंस से उतना ही आगे बढ़ा दो, तो ये आ गया है हमारा पॉइंट बी डैश। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो, तो इसको भी डॉटेड से ही कर देते हैं। तो ये जो ए डैश, तो जो ए डैश बी डैश होगा वो इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। तो ये तो हमने इसकी इमेज बना ली। हम सबसे पहले इमेज बनाएंगे, उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका रे डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाए भाई, जो पॉइंट ए डैश है ये दो रेस का इंटरसेक्शन होता है, तो एक रे तो हमने नॉर्मली ऐसे निकाल ली और ये वापस नॉर्मली चली गई, इसको एक्सटेंड किया, वो यहाँ कहीं आ रही है। दूसरी सपोज हमने रे जो है वो यहाँ से पास की है, हमें पता है कि इसकी इमेज ये है, तो इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, रिफ्लेक्शन होकर इधर जाएगी, तो इसको एक्सटेंड करने पर वो वहीं मिलेगी। तो आप इसको पहले इससे मिला दो और फिर आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो एक तो ये रिफ्लेक्टिंग रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे, दोनों को पीछे लेके जाओगे तो पॉइंट ए डैश पे मिल रही है, तो फर्स्ट आ गई ए की इमेज ए डैश पर। सिमिलरली अगर बी की हमें इमेज निकालनी है तो एक रे को हम नॉर्मली इंसिडेंट्स कराएंगे, तो नॉर्मली वापस निकल जाएगी, आपने इसको प्रोड्यूस किया, वो आगे जा रही है उधर, ये तो आएगी, डॉटेड लाइन पहले बना चुके हैं। दूसरी रे हम सिमिलरली सपोज हमने यहाँ से निकाली, अब आप क्या करो, इस रे को यहाँ से ज्वाइन कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, तो क्या होगा भाई, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों को पीछे मिलाने पर यहाँ मिल रही है, तो बी डैश इस बी की इमेज फाइनल हो गई। तो ये इसका रे डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट सिंपल केस हो गया है कि ऑब्जेक्ट जो आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल है। अब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वर्टिकल नहीं है तो क्या होगा, सपोज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऐसे हो, तो क्या करेंगे, तो भाई कैसे भी हो हमारा रूल थोड़ी चेंज होगा। क्या रूल क्या है, रूल ये है कि हम पहले ए पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर हम आगे लाइन को डॉटेड बढ़ा देंगे, तो ये हो गई है यहाँ पर, ये हो गया है पॉइंट ए डैश। सिमिलरली पॉइंट बी की बात करेंगे, यहाँ से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस मिरर पे, ये आपका प्लेन मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, फिर आपने इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया, जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क कर लिया, ये आ गया पॉइंट बी डैश। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया, तो ए डैश बी डैश क्या हो गई है, ए बी की इमेज बन गई। क्लियर, अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो वही फॉर्मूला है, एक रे हमने यहाँ से निकाली, रिफ्लेक्टेड होके वापस लौट गई, एक रे यहाँ से ऐसे निकाली, सपोज थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, तो आप अब इस पॉइंट को इससे मिला दो और आगे बढ़ा दो। ठीक है, ये इधर आएगा, तो इसका ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर है, तो ये एक ही इमेज
बन गई ए डैश। सिमिलरली अगर अब बी की चाहिए तो बी से जो नॉर्मल रे आ रही है वो नॉर्मली वापस निकल गई, इसको एक्सटेंड हमने किया यहाँ तक, फिर हमने एक रे यहाँ से निकाली और ये एक्सटेंड करी इसको और यहाँ से मिला दिया, तो ये क्या बन गई, पॉइंट बी की इमेज। क्योंकि एक रे तो ये है और एक रे ये है, दोनों को एक्सटेंड करोगे तो पीछे की ओर बढ़ाओगे तो पॉइंट बी डैश पर मिल जाएगी। तो ये पॉइंट बी डैश क्या हुआ, पॉइंट बी की इमेज। तो फाइनली ए बी की इमेज बन गई ए डैश बी डैश पर। ठीक है भाई। अब थर्ड केस देखते हैं, यानी एक्सटेंडेड का थर्ड केस। ये केस नंबर टोटल है हमारा ई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो क्या होगा, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यानी अगर जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो इस प्लेन मिरर के ही परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम दोनों को पॉइंट को सेपरेट लेंगे। पहले इसकी देखेंगे तो यहाँ से इसको एक्सटेंड किया, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये आ गया बी डैश। फिर हमने ये मेज़र किया और थोड़ा और इसको बढ़ाया और पॉइंट लोकेट हो गया है ए डैश। जितनी डिस्टेंस पर ये प्लेन मिरर से ए है उतनी डिस्टेंस पर ए डैश बन जाएगा। तो ये जो आपका है ए डैश बी डैश, ये बन गई इमेज ऑफ ए बी। यहाँ पर उल्टी बन रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर इन्वर्ट हो रही है, पर ये लेटरल इन्वर्ट होती है। जब भी मिरर, आप ध्यान रखना कि जब भी मिरर इमेज बनाता है तो वो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। लेटरली का मतलब रहेगी तो सीधी, पर हमारा राइट हैंड आपको लेफ़्ट में नज़र आएगा, लेफ़्ट हैंड राइट में नज़र आएगा। हम राइट हैंड को उठाएंगे, आपको मिरर में लगेगा कि लेफ़्ट हैंड हमारा ऊपर हो रहा है, इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है मिरर से, क्या बोलते हैं इसको, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। तो ये बन गई इमेज। तो ये हमने आज कुछ केसेस किए हैं जिसमें हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या लाइन ऑब्जेक्ट हो, उनके इमेजेस कैसे बनेंगी, रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये सारा हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम इस पर कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आप बहुत फेमस क्वेश्चंस आपने सुने भी होंगे कि अगर हम कोई पर्सन है, कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है, वो मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर का साइज़ क्या हो कि वो अपने आप को पूरा देख सके मिरर में, तो उसके लिए मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए। या फिर कोई जो है लड़का किसी हॉल में खड़ा है तो सामने मिरर है, पीछे दीवार है, तो मिरर का साइज़ क्या रखे कि पीछे की पूरी दीवार उसको नज़र आ जाए। इसके अलावा हम रिलेटिव वेलोसिटी की भी क्वेश्चंस करेंगे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है और मिरर भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और मिरर भी चल रहा है, तो ऐसे केस में इमेज की स्पीड क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर या फिर उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।